यूएस वीजा लगाना इतना आसान काम नहीं है। तो B1 B2 बेसिकली टूरिस्ट वीजा होता है। बेटा हमने जो है एक तो पासपोर्ट रखा था। हाँ, मतलब अगर आपने भरा और आपका वीजा नहीं लगा तो पैसे गए पानी में। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता रहता है, बिकॉज एक एज के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि ये इंसान जब वहां जाएगा तो कैसे नेविगेट करेगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू येट अनदर इन्फॉर्मेशनल व्लॉग। जब से घर वाले यहाँ आए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि घर वालों को बुलाने का प्रोसेस कैसा है, क्या है। यूएस वीज़ा लगाना इतना आसान काम नहीं है। एग्जैक्टली कौन सा वीज़ा लगता है, कितने पैसे लगते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, क्या प्रोसेस है, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं यूएस वीज़ा लगाने के लिए। अगर आप अपने घर वालों को बुलाना चाहते हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। तो व्लॉग में ऑफ कोर्स कंटेंट की कमी ना हो तो वी आल्सो हैव प्रशांत। हाय। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं B1 B2 के बारे में। तो यूएस में जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसका नाम B1 B2 होता है। तो क्या एलिजिबिलिटी होती है प्रशांत की, कौन कौन लगवा सकता है? तो B1 B2 बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो उसके लिए मतलब बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो तो आप उस वीज़ा पे आके काम नहीं कर सकते, और आप सिर्फ किसी से मिलने या फिर कहीं यूएस घूमने आ रहे हो तो उस पर्पस के लिए होता है। और मेन चीज़ ये होती है कि आपको वापस जाना है। इंटेंट टू गो बैक। इंटेंट टू गो बैक आपका होना चाहिए। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप वापस जाना चाहते हो। ये नहीं है कि आप यहाँ पे आके बस जाओ। हाँ, वो एक क्राइटेरिया। और ये वीज़ा के वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है इस वीज़ा की होती है कि अप टू 10 ईयर्स लग जाता है। तो 10-10 साल का भी एक बार में लग जाता है। तो आपको बार बार हर ट्रिप पे बार बार वीज़ा लगाने की जरूरत है। जैसे आई थिंक हम लंदन में थे, लंदन में ना जैसे कट टू कट लगता है, या फिर 1 साल का लगता है, 2 साल का लगता है। यहाँ पे अगर यूएस वीज़ा B1 B2 लगाओगे तो 10 साल का लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जैसे प्रशांत ने बताया, अपनी फैमिली के लिए लगवा सकते हो, और अगर आप इंडिविजुअली भी घूमने आना चाहते हो तो आप B1 B2 दैट इज़ द वीज़ा कैटेगरी जिसके थ्रू आप यहाँ यूएस आओगे। सो यूएस वीज़ा प्रोसेस का सबसे पहला फॉर्म होता है DS 160 फॉर्म भरना। ये एक ऑनलाइन फॉर्म होता है। गूगल सर्च करके तुम्हें पता चल जाएगा, DS 160 सर्च करो मिल जाएगा। और ये स्टेप 1 होता है, और इसमें एग्जैक्टली अंदर क्या क्या भरना होता है, क्या क्या चीज़ें होती है? तुम्हें काफ़ी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि तुम्हारा वर्क हिस्ट्री, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी एजुकेशन हिस्ट्री, तुम्हारा ऑब्वियसली नाम, पता, पासपोर्ट नंबर, तुम कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम, तुमने कहाँ ट्रैवल किया है, तुमने कहाँ ट्रैवल किया, तुम यूएस पहले कितनी बार आ चुके हो, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो उनको पूरा तुम्हारा कच्चा चिट्ठा चाहिए कि क्या क्या भरना है। एग्जैक्टली प्रूफ नहीं डालना होता, बस फॉर्म फिल आउट करना होता है। और फिर उसका जब उसे सबमिट कर देते हैं तो वो सबमिट करने पे एक पेज आता है, कंफर्मेशन पेज। उसमें एक नंबर होता है और वो चीज़ आपको ना सेव करके रखनी होती है क्योंकि वो आगे की एप्लीकेशन में काम आता है। एप्लीकेशन नंबर सेव करना जरूरी होता है, और सबको इंडिविजुअली भरना होता है, राइट? सबको इंडिविजुअली भरना होता है। अगर मम्मी पापा आ रहे हैं तो मम्मी का अलग, पापा का अलग, कोई और तीसरा बंदा आ रहा है तो उसका भी अलग। तो इसके बाद स्टेप मतलब सिर्फ DS 160 के बाद एप्लीकेशन नंबर हो जाएगा, एंड दैट इज डन फॉर द स्टेप 1। तो जब आप DS 160 भर दोगे उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो आपको करना है वो है फीस भरने का। और फीस हर मतलब बदलती रहती है। अभी करंटली $180 के अराउंड चल रही है, जो कि होता है 15,000 इन INR। आपको इंडिया में ऑफ कोर्स रुपीज में देना होगा। और उनकी वेबसाइट पे ही एक वेबसाइट होती है US ट्रैवल डॉक्स, वहाँ पे जाके आपको अपना अकाउंट बना के अपना इन्फॉर्मेशन डाल के वहाँ पे फीस भरनी होती है। और वहाँ पे वो बताते हैं कि INR में कन्वर्ट करके इतना आता है, और वो आपको INR में ही फीस भरनी पड़ती है। और आपको जो फीस है ना वो इंडिविजुअली देनी पड़ेगी। जैसे अपने पापा के लिए अलग, मम्मी के लिए अलग, अगर आप अकेले आ रहे हो तो उसके लिए अलग। तो इंडिविजुअली फीस भरी जाती है। मतलब साथ में आप भर सकते हो, बट इंडिविजुअल पैसे लगते हैं, जैसे 15,000 ईच वो पैसे लगेंगे। और अगर बाई चांस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। तो मतलब अगर आपने भरा और आपका वीज़ा नहीं लगा तो पैसे गए पानी में। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता रहता है। उसके बाद क्या करना होता है? तो एक बार फीस भर जाती है, फिर उसके बाद मतलब बेसिकली एक फ़ीस की रिसीट आ जाती है कि आपने फ़ीस भर दी है। उसके बाद आपको वो आपको इंटीमेट करते हैं कि आप वीज़ा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हो। इंडिया में 2 वीज़ा अपॉइंटमेंट शेड्यूल होते हैं। एक होता है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट, जो कि होता है हाथ और थंब इम्प्रेशंस, मतलब वो पूरे जो आपके इम्प्रेशंस, आईज का नहीं लेते, जिसमें फिंगरप्रिंट्स और फोटोज लेते हैं। आईज वाला नहीं लेते? और नहीं। और दूसरा होता है वीज़ा इंटरव्यू, जो कि मेन इंटरव्यू होता है जहाँ पे आपका वीज़ा का डिसीजन होता है। तो इसमें आपको 5 सेंटर हैं आई थिंक वीज़ा के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। इन 5 जगहों में से आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे कौन सी गेट्स अवेलेबल हैं। आपको दोनों अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराने पड़ते हैं, वन आफ्टर द अदर। और इसमें आजकल स्पेशली B1 B2 वीज़ास के लिए बहुत लंबी लाइन मैंने सुना है कि 6-7 महीने 8 महीने लग रहे हैं। 6-7-8 महीने कर रहे हैं। हमने मम्मी पापा का काफ़ी पहले लगाया था, प्री पैंडेमिक, तो उस समय इतनी 1-1.5 महीने में हो जाता था। 1-1.5 महीने में हो जाता था। तो अभी मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई आने के प्लान है आपका, इवन बाद का भी, तो अभी से शुरुआत कर लो, वीज़ा लगवा लो। एटलीस्ट अपना बायोमेट्रिक करवा लो,
और नहीं बायोमेट्रिक नहीं, मतलब पूरा अपॉइंटमेंट कर लो, अपॉइंटमेंट वगैरह करके वीजा प्रोसेस कर लो, क्योंकि आप आज वीजा प्रोसेस करोगे आपको 6 महीने बाद की डेट मिलेगी, आप अगले साल आ पाओगे प्रॉब्ली। एंड ऑल्सो 10 साल का होता है, तो अगर लगवा लो तो अगर आप आना चाहते हो तो फिर वो कभी भी आप आ सकते हो, तो वंस इट स्टार्ट। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है डॉक्यूमेंट्स गैदर करने का। तो जैसे अपने पेरेंट्स को बुला रहे हो, जैसे मेरे पापा आए थे, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने रखे थे अपने पास? बेटा हमने जो है एक तो पासपोर्ट रखा था, हाँ। और दूसरा DS 160 की जो हमने एप्लीकेशन का कंफर्मेशन का दिया था, हो गया। और डिपॉजिट स्लिप जो फीस हमने भरी थी वो दिया था। हाँ। और उसके लिए जो है अपना क्या कहते हैं सैलरी स्लिप वगैरह मांगते हैं, बैंक डिपॉजिट कितना है इनका, वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मांगते हैं, वो हमने दिया था। तो बेसिकली इनका इंटेंट मतलब क्या, कैसे आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, जैसे ट्रैवल आइटिनरी कहाँ रहोगे, तो हमने बोल दिया था हमारे साथ रहेंगे। स्पॉन्सरशिप हमने डॉक्यूमेंट में एक लेटर आप लिख सकते हो कि मेरे पेरेंट्स हैं, मैं इन्हें अपने घर में बुलाऊंगी, अपने साथ घुमाऊंगी, और ये सब जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स में आप ये दिखा सकते हो कि आप ही सब कुछ करोगे उनके लिए। उससे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। अगर आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हो तो ऑफकोर्स आप ही उन्हें घुमाने वाले हो, तो उसका एक स्पॉन्सरशिप लेटर लिख सकते हो, जिससे चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती है ना। आई थिंक वीज़ा मिलने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है, बिकॉज एक एज के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि ये इंसान जब वहाँ जाएगा तो कैसे नेविगेट करेगा, फंड्स कैसे रखेंगे, घूमेंगे कैसे, पूरी आइटिनरी दिखानी पड़ती है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें कर लो, और ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं होती, बट जस्ट इन केस अगर पूछ लेते हैं तो हमने सिर्फ अपने पास बैकअप पे डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखने होते हैं। उसके बाद आपको अपना बायोमेट्रिक जो अपॉइंटमेंट जो आपने स्केड्यूल किया होता है उसके लिए जाना होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, कहाँ गए थे आप और कैसा? हाँ, दिल्ली में तो इधर शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के पास वो जो बेसमेंट वाला बेसमेंट है, हाँ, में हम भी है, गए थे, हाँ। और वहाँ गए थे, और इसमें 15-20 मिनट पहले पहुँचना होता है वहाँ पे। हाँ। उसमें ले जाने होते हैं, एक तो पासपोर्ट है आपका, हाँ। और DS 160 फॉर्म का वो भरा हुआ है, हाँ। और इसके बाद जो कंफर्मेशन है बायोमेट्रिक के लिए, हाँ, वो एप्लीकेशन कंफर्मेशन, तो वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं। और उसमें भी इनफैक्ट बेसिक कुछ सवाल क्या पूछा आपसे? उसमें कुछ पूछते नहीं है, वो फिंगरप्रिंट लिए, हाँ। और फोटो क्लिक करी, उसके बाद ठीक है। तो ये स्टेप 1 होता है, तो 2 पार्ट में होता है। पहले में बड़ी जल्दी आप जाओगे, फट से बाहर आ जाओगे, तो ठीक है। उसके बाद जब बायोमेट्रिक हो गया, उसके बाद होता है मेन वीज़ा इंटरव्यू, जिसके लिए लोग बहुत डरते हैं, काफ़ी लोग प्रिपेयर भी करते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है उसमें, क्या क्या सवाल पूछे थे आपसे? उसमें यही पूछा था कि रीजन ऑफ विजिट क्या है आपका, हाँ। कौन है वहाँ पर, हाँ। कितने दिन के लिए जा रहे हो, हाँ। आप, हाँ। और क्या करते हो आप, हाँ। ऐसे करके 3, और 4, वो कहाँ 5 हुआ था आपका? ये चाणक्यपुरी US एम्बेसी में। एम्बेसी में। और उसमें मैंने फोन नहीं लेके जाता, ऐसा कुछ होता है क्या? फोन ले जाने नहीं देते, बाहर ही जमा हो जाता है। बाहर जमा हो जाता है? हाँ, बाहर जमा। तो हम लोग, मेरे को याद है, मैं अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए दिया गया था, मैं तो किसी के पास जो मेरे को ड्रॉप करके आया था उसको उसके बाद रखवा के गया था, बिना फ़ोन लिए गया था। बट हाँ, वहाँ पे जमा भी हो जाता है। बट दिल्ली में बहुत सारे बाहर ऐसे लोग, वो आइसक्रीम वाले भैया के पास लोग वो बैग में रख लेते हैं कि हाँ, वो वहाँ पे आसपास उनका जुगाड़ होता है, 50-100 रुपये लेके फ़ोन जमा करवा। बट इसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि आप टाइम से जाना, और बेसिक सवाल जब आप आपसे पूछते हैं तो उसके सही से जवाब दे देना, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा देना। और आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे उन्होंने? डॉक्यूमेंट में एक तो वही पासपोर्ट, और पासपोर्ट हो गया, सैलरी स्लिप वगैरह पूछना? नहीं, सैलरी स्लिप वगैरह लगाई थी हमने, चेक कर लिया। आई थिंक वो स्पॉन्सरशिप वाला जो लेटर है, अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हो उससे हेल्प मिलती है, क्योंकि उससे ये हो जाता है कि जो भी होगा तुम संभालोगे। तो एक और चीज़ यहाँ पे ये होती है कि वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, जितने भी केसेस मैंने सुना है, वो डॉक्यूमेंट्स देखते भी नहीं है, बस आपसे सवाल पूछते हैं और वो कर देते हैं। और उनको यूजुअली लोग भी ये रिकमेंड करते हैं कि अगर जब तक आपसे कुछ मांगे ना, तो आप ज़बरदस्ती खुद से दिखाओ भी मत। और ऐसा नहीं है कि सबका लग जाता है, वी नो पीपल जिनका नहीं लगा है, और ये काफ़ी ऐसे बहुत कॉमन भी नहीं है, बट ऐसा हो जाता है। तो जैसे अगर उन्हें लगे कि आपका इंटेंट ऑफ विजिट वापस आने का नहीं है, तो फिर वो आपको नहीं देंगे, या फिर उनको लगे कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि आप वहाँ सस्टेन कर सको, तो नहीं देंगे। या फिर आपकी ट्रैवल आइटिनरी थोड़ी इधर उधर लग रही है, उनको लग रहा है कि शायद आप जा भी रहे हो, नहीं भी जा रहे हो, तो भी आपको नहीं देंगे। या फिर अगर आपने फॉर्म, जो शुरू वाला फॉर्म है, जो अगर वो आपने सही से नहीं भरा है, अगर उसमें उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, हाँ। तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। एक शक और आपका वीज़ा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उस पॉइंट पे क्या हुआ था आपका पासपोर्ट, मतलब आफ्टर द इंटरव्यू क्या किया था? पासपोर्ट रख लिया था उन्होंने जो है इंटरव्यू 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, हाँ। उसके बाद उन्होंने वो पासपोर्ट रख दिया था। ठीक है, आप जाओ, आप हो जाएगा। तो कुछ नहीं बताते, लगा इन लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताते, लेकिन कहते हैं कि जिससे पासपोर्ट रख दिया तो इसका मतलब लग गया। आई थिंक हमें भी बहुत सारे लोग यूजुअली वो बोल भी देते हैं कि हाँ आपका लग गया है, या फिर जो भी, बट वो यूजुअली ये होता है कि अगर आपका पासपोर्ट वहाँ पे वो रख लेते हैं तो इसका मतलब आपका वीजा स्टैंपिंग करके घर तक पहुँच जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट वापस दे दिया, मतलब वो आपका वीजा नहीं लगा रहे हैं।
जब वीजा लग जाता है उसके बाद वो जो पासपोर्ट है वो आपको कैसे मिलता है? वो मिलता है अराउंड वीक्स टाइम में, मतलब 1 वीक में मैक्सिमम मिल जाएगा। उसके बाद वो आप अपने घर पे भी उसको कुरियर करा सकते हो, वीजा सेंटर से जाके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, तो वो हो जाता है। तो कुरियर कराने के थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, कलेक्ट करने के कलेक्ट करने का थोड़े कम पैसे लगते हैं। बट पॉइंट है ये चीज़ आप जब आप वीजा इंटरव्यू शेड्यूल करा रहे होते हो उसी समय आपसे पूछ ली जाती है। उसके बाद जब आपके पास वीजा आ जाता है उसके बाद आप अपने होपफुली वो 10 साल का होता है। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट। देखो ऐसा 4-5 साल का भी लोगों को लगा है, एक साल का भी लोगों को लगा है। तो बट ज़्यादातर लोगों का जितना हम जानते हैं 10 साल का लग जाता है, और अगर 10 साल का लग जाता है तो काफ़ी अच्छा होता है, आप अगले 10 साल में कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, कितनी बार भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ठीक है, उसके बाद जब वीजा लग जाता है तो उसके बाद क्या होता है प्रशांत? जब वीजा लग गया, घर पे आ गया, उसके बाद क्या करना है? टिकट बुक करानी है? टिकट बुक करानी है, जाना है। एक चीज 2 चीजें जिनका ध्यान रखना है वो ये है कि आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने तक की होनी चाहिए, तभी आप ट्रैवल कर सकते हो। यूजुअली काफी सारे इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए रिकमेंड करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास पासपोर्ट आपको पासपोर्ट ऑब्वियसली कैरी करना है, अगर आपका पासपोर्ट पुराना हो चुका है तो वो भी करना है, तो वो पुराना वाला पासपोर्ट आपको कैरी करना है जिसमें वीजा स्टैंप है, वरना आपको बैठने नहीं देंगे, और बैठने भी दिया तो वहाँ पे जाके आपको वापस डिपोर्ट कर देंगे। तो फिर पासपोर्ट हो गया, फिर पासपोर्ट लेके आप यहाँ आ गए यूएस वाले ने क्या पूछा आपसे? यूएस वाले ने यही पूछा कि यहाँ पर कौन है, कितने दिन के लिए आ रहे हो, और बस उसने फिर ठग स्टैंप लगाया कि भाई यहाँ पहुँच गए। उसके बाद यू हैव अराइव्ड। चलो सही है। और एक चीज़ और होती है, मतलब ये आई थिंक काफ़ी लोगों को पता ही होती है ये बात, बट वीजा में ऑल्दो 10 साल का मिलता है, एक बार में आप 6 महीने के लिए आ सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आके बस जाना। आके जब आप जिस दिन आते हो उसके 6 महीने के अंदर आपको जाना पड़ेगा, वरना आपका वीजा के आप ओवरस्टे करो वीजा को, और फिर आपको अगली बार एंट्री मना कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि आ जाते हैं और फिर उन्हें पता नहीं होता, तो उस बात का ध्यान रखना कि 6 महीने में मैक्सिमम आपको वापस भेजना है, और फिर नेक्स्ट टाइम बुलाना है तो उसके लिए वो जरूरी है कि वो 6 महीने वापस चले जाए। यूजुअली जब वो लोग ठप्पा लगाते हैं आपके एंट्री पे, आपसे सवाल पूछ के वापस जब स्टैंप लगाया तो स्टैंप पे गेट लिखी होती है, यूजुअली 6 महीने बाद की होती है, उस गेट तक आपको एग्जिट करना है। एंड इसी के साथ ये जो व्लॉग है वो खत्म होता है। आई एम होपफुल आपको मजा आया होगा, एंड ये ऑफ कोर्स हमारा एक्सपीरियंस था कि हमने कैसे लगवाया। दिस इज नॉट, मतलब हम लोग लॉयर्स नहीं है, तो ये लीगल एडवाइस टाइप नहीं है, बट दिस इज जस्ट आवर एक्सपीरियंस। दीस आर लाइक स्टेप्स दैट वी फॉलो। जी, वी फॉलोड, और जो हम लोगों ने हमारे दोस्तों ने किए थे, जो हम लोगों ने बताए थे कि हाँ ऐसा कर सकते हो, तो ये बेसिकली बस वो चीज़ें हैं। दिस इज जस्ट आवर एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आप ने कुछ सीखा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट भी करते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसा कुछ और आपको देखना है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू, प्लीज टेक केयर, बाय।